वेलकम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर शुरू करने से पहले आपके 5 मिनट लूँगा। सबसे पहले अपने जो भी भगवान को मानते हैं उनको ध्यान में रखते हुए प्रार्थना करिए, जो हम स्कूल में बोलते थे, इतनी शक्ति हमें देना दाता, ताकि ये लेक्चर मुझे अच्छी तरह समझ आ जाए। इसके बाद बेटा अब कमिटमेंट करना है आपने अपने साथ वादा करना है। कमिटमेंट जो है वो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। आज के कमिटमेंट्स वीडियो से पहले आपने क्या करने हैं? पहला, मैं इस वीडियो को एंड तक केयरफुली देखूंगा, ध्यान से। नंबर 2, लेक्चर के सारे जो कंटेंट्स हैं उनको मैं करेक्टली नोट डाउन करूंगा। नंबर 3, जो भी डेरिवेशंस आई चैप्टर में उनको अभी मैं दोबारा फिर से अपने लेवल पे लिख के भी ट्राई करूंगा। 4th कमिटमेंट बेटा करना है कि मुझे अपने जो भी क्वेश्चंस असाइनमेंट दिए गए हैं वो मैं खुद से अच्छी तरह से सॉल्व करूंगा। एंड लास्टली, सभी टेस्ट जो होंगे किसी भी चैप्टर के, उनमें मैं होल हार्टेडली अपीयर होऊंगा। जिन बच्चों ने प्रॉमिस कर लिया है ये अपने साथ, वो चैट बॉक्स में लिखेंगे माय प्रॉमिस। अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज बेटा शुरू करने जा रहे हैं सेकंड यूनिट +2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। 7 मार्क्स का रहेगा ये, और ये स्टूडेंट फ्रेंडली चैप्टर है। आपको तंग नहीं करेगा ज्यादा, यानी थोड़ी सी मेहनत करके ज्यादा मार्क्स लिए जा सकते हैं। तो नाम से वैसे तो क्लियर है, इसमें करंट के बारे में डिस्कस होगा। जो पिछला चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें थे इलेक्ट्रो यानी कि चार्जेस, स्टैटिक यानी थे रेस्ट पे। इस चैप्टर में बेटा जो चार्जेस हैं वो मोशन में होंगे। तो मोशन अगर तो हुआ यूनिफॉर्म, उसको हम डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। चार्जेस का मोशन अगर यूनिफॉर्म हुआ, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो चलते रहे, वो वाला पार्ट इस चैप्टर में आएगा। लेकिन कभी कभी चार्जेस एक्सेलरेट भी होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। अभी इसकी बात नहीं करेंगे। अभी हमें चार्जेस को मोशन में डिस्कस करना है, लेकिन वील अज्यूम कि जो मोशन है चार्जेस की वो यूनिफॉर्म है। तो करंट की डेफिनेशन सभी बच्चों ने पढ़ी हुई है। तो करंट वैसे तो फ्लो ऑफ चार्ज को कहते हैं। तो चार्ज अगर चल पड़ा तो हम बोलेंगे करंट फ्लो हो रहा है। अब चार्जेस मूव कैसे करेंगे? बच्चे को हम सिखाते हैं, जैसे उसको स्कूल में लेके जाना है ना शुरू वाले दिनों में, तो शुरू वाले दिनों में हम बच्चे को पढ़ाते ही नहीं है। उसको मोटिवेट करते हैं कि बेटा स्कूल जाओगे, वहां पे खेलेंगे, खाएंगे। यानी पढ़ना तो होता नहीं। शुरू शुरू में एटिकेट सिखाए जाते हैं, जो आपका LKG, लोअर KG, अपर KG, कई जगह मोंटेसरी 1, मोंटेसरी 2 बोलते हैं। तो उस टाइम बच्चे को पढ़ाते नहीं है, उसको हम पुश करते हैं कि स्कूल जा। तो स्कूल में कुछ ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है ताकि बच्चा जो है वो उसका जाने को मन करे। 3-4 दिन रोता है, बाद में फिर वो खुद ही कहता है कि पापा भेजो, मैंने स्कूल जाना है। संडे को भी बोलता है, उसको पता नहीं होता बेचारे को संडे मंडे क्या होते हैं। तो वो संडे को भी चाहता है कि मैं स्कूल चला जाऊं, क्योंकि स्कूल में ज्यादा मन लगता है उसका। तो वो मोटिवेट होगा चलने के लिए। चार्ज क्यों चलेगा? हमने पॉजिटिव नेगेटिव 2 तरह के चार्ज पढ़े, और ये बहुत ही माइन्यूट साइज के हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो ये क्यों जाएगा कि मुझे इधर को मूव करना चाहिए? तो चार्जेस को मूव कराने के लिए चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा। ये मैंने फील्ड लाइन ड्रॉ कर दी हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बाय डेफिनेशन, वेक्टर फॉर्म में लिखें अगर, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। That means force equal to Q naught into E.
ई वेक्टर है, किसी वेक्टर को स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, अगर तो प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन वही होगा फोर्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस जो है वो उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उन पे फोर्स लगता है अलोंग द फील्ड, और वो फोर्स होता है चार्ज प्लेस्ड। अभी तो मैंने क्यू नॉट लिखा, आप क्यू लिख सकते हैं, क्यू इंटू ई। और जो नेगेटिव चार्ज है, अगर चार्ज ये नेगेटिव होता तो फोर्स जो है ना वो ई के नेगेटिव यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में आती। ऐसा हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में डायग्राम ड्रॉ किया था लास्ट चैप्टर में। सो चार्जेस को मूव करने के लिए, चार्जेस को फोर्स करने के लिए ताकि वो मोशन में आ जाए, ताकि एक करंट चले, वी नीड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रॉन्स वुड मूव फॉर फ्लो ऑफ करंट अंडर द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगला क्वेश्चन है कि करंट होता कितना है। इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर सकते हो, चार्ज मेजर कर सकते हो। करंट का मेजरमेंट लेना है तो करंट वुड बी इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट आप जानते हैं, बहुत बड़ी बार कर चुके हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को वेलोसिटी लिखा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन लिखा था, तो डिवाइड बाय टाइम करना पड़ता है। तो अगर तो करंट है कांस्टेंट, जैसे कि मैंने बोला कि अगर यूनिफॉर्म फ्लो चल रहा है चार्जेस का, मोशन यूनिफॉर्म है, तो करंट कांस्टेंट होता है। उस केस में आप लिख सकते हैं कितना चार्ज फ्लो हुआ पर यूनिट टाइम, तो सीधा क्यू बाय टी कर देंगे और आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर करंट जो है चेंज होता जा रहा है, वेरिएबल करंट, फिर आपको लिखना पड़ेगा इंस्टेंटेनियस करंट। आई इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी लिखा जाएगा। इस केस में करंट की वैल्यू जो है वो टाइम के साथ बदलती जा रही है। इन दैट केस वी राइट डी क्यू बाय डी टी, अदरवाइज अभी इस चैप्टर में तो चलता रहेगा क्यू बाय टी इक्वल टू करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो चुका है। अब आते हैं अगली बात पे। करंट को हम दो तरह का पढ़ेंगे +2 में। एक है डीसी करंट, फुल फॉर्म डायरेक्ट करंट, यानी कि करंट का वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं हुआ, जिसमें आप फॉर्मूला क्यू बाय टी अप्लाई करेंगे। एक एसी करंट भी होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट। वो करंट टाइम के साथ बेटा डायरेक्शन में, साइज में चेंज होता रहता है। कुछ ऐसा होगा, ये मैंने जब 10+1 पढ़ाया तो आपको मैंने इक्वेशन लिखवाई थी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की, y इक्वल टू a sin ओमेगा टी। कुछ इसी तरह की इक्वेशन करंट की भी है। जो घर में करंट चलता है, जो आपके रूम में 3 पिन प्लग लगा हुआ है, उसमें ऊपर का टर्मिनल तो अर्थ होता है, बताया था पहले भी थोड़ा सा। अर्थ उन डिवाइसेस के लिए जिनमें जो बॉडी है मेटल की है, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, ताकि करंट हमें ना लग जाए कहीं, उसमें अर्थ टर्मिनल देना पड़ता है। बाकी अदरवाइज आप ये 2 पिन जब प्लग यूज करते हो तो आप ये 2 टर्मिनल यूज करते हो। एक का नाम है लाइव, एल फॉर लाइव। एक बेटा एन होता है, एन फॉर न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब 0 वोल्ट पे। तो जब हम यहाँ पे प्लग इन करते हैं, ये वाला जो पार्ट है लाइव वाला, इसका वोल्टेज पोटेंशियल टाइम के साथ बेटा कुछ इस तरह से चेंज होता है। तो कभी तो ये प्लस में चला जाता है, कभी ये नेगेटिव में चला जाता है। एन मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल ने मतलब रहना है 0 वोल्ट पे। तो कुछ इस तरह सोचिए कि अपने पास एक पानी की बोतल है, उसमें पानी भरा हुआ है और इधर अपने पास एक खाली बोतल है। तो इसमें से इधर एक हमने पाइप लगा दिया,
तो कभी तो ये वाला वोल्टेज यानी इसकी हाइट ऊपर हो गई, कभी इसकी हाइट इस पॉइंट से भी नीचे चली गई। तो जब ये बेटा ऊपर होगा तो वाटर का फ्लो इस साइड में होगा, लेकिन अगर ये इस वाली बॉटल से नीचे चला गया तो पानी इधर से इधर को आएगा। तो यही हो रहा है ऑल्टरनेटिंग करंट में। जो वोल्टेज का सोर्स है उसकी वोल्टेज कभी पॉजिटिव, कभी जीरो, कभी नेगेटिव होती जा रही है इस तरह से। तो करंट जस्ट लाइक वाटर, आप थंडर जोन, अम्यूजमेंट पार्क्स में जाते हैं, वहां पे कुछ स्लाइड लगे होते हैं। तो स्लाइड, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्लाइड जो है उसकी हाइट जो है ना वो फिक्स वहां पे दिखती है वहां तो, लेकिन अगर एक ऐसा स्लाइड क्रिएट करें कि पहले आप यहां बैठे हो और बेटा जी आप इधर को आ जाएं, फिर कुछ ऐसा सिस्टम बना हो स्लाइड के अंदर कि ये वाला पॉइंट अगर इधर से नीचे आ जाए, जैसे आप यहां पहुंचे, ये वाला जो पार्ट है स्लाइड का वो इधर नीचे पहुंच जाए जमीन के अंदर, तो बेटा फिर आप इधर को चले जाएंगे। पहले इधर को गए फिर इधर को आ गए, कुछ इसी तरह से है। पहले आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो इधर को था, अब बेटा इधर को हो गया। तो ये अपना न्यूट्रल टर्मिनल है, ये मैं बोल रहा हूं लाइव टर्मिनल। लाइव टर्मिनल का वोल्टेज ह्यूमन बीइंग्स वाटर का फ्लो होता है फ्रॉम हायर हाइट टू लोअर हाइट। इस तरह से जो करंट है वो चलता है फ्रॉम हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज। जो आपके पास ऑर्डिनरी सेल है, पेंसिल सेल जो घड़ी में आप डालते हो, उसमें क्या है, ये वाला पॉइंट पक्का ही नेगेटिव वाले से हमेशा हायर वोल्टेज पे रहता है। तो करंट जो है जब आप जोड़ोगे यहां पे कोई भी बल्ब वगैरह, तो करंट फ्लो होगा फ्रॉम हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज, ऑलवेज इधर को चलेगा। इस तरह के करंट को बोलेंगे डीसी करंट। लेकिन जो प्लग में से निकलता है आपके घर में, जो 2 पिन प्लग है, जो आपके घर में जितने भी डिवाइसेस हैं उनमें एक टर्मिनल लाइव होता है। लाइव वो वाला टर्मिनल जिसमें आप टेस्टर डालते हो तो एक लाइट जलती है, वो लाइव टर्मिनल है। न्यूट्रल में लाइट नहीं जलती। तो लाइव टर्मिनल का वोल्टेज कभी पॉजिटिव, कभी जीरो, कभी नेगेटिव होता रहता है टाइम के साथ। तो ऑब्वियस है करंट भी कभी लाइव टू न्यूट्रल आएगा, कभी न्यूट्रल टू लाइव आएगा। तो कभी करंट इधर चलता है, कभी इधर चलता है, कभी इधर चलता है, कभी इधर चलता है। इसलिए इसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट, और इसको शॉर्ट में हम एसी लिख देते हैं। तो डीसी वाली बैटरी हम दिखाएंगे सर्किट में ऐसे। अभी तो क्योंकि हमने कांस्टेंट वाले करंट डिस्कस करने हैं, तो अभी तो बैटरी चलती रहेगी। बैटरी को आपने ऐसे दिखाना है, सिंगल है तो सिंगल सेल दिखा दो, ज्यादा लगे हुए हैं तो कई बार आपने देखा होगा ऐसे भी किया होता है, एक ही बात है। सो करंट को चलता रखने के लिए हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ती है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस अगर रहता है कांस्टेंट तो करंट भी कांस्टेंट फ्लो करेगा, उसको बोलना है डीसी करंट। और अगर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये टाइम के साथ चेंज होता रहे, कभी न्यूट्रल से लाइव अप चला गया, कभी 0 वोल्ट पे आ गया, कभी नेगेटिव वोल्टेज पे चला गया, तो करंट जो है वो चेंजिंग नेचर का बन जाता है। उस करंट को बोलना है ऑल्टरनेटिंग करंट। चलिए अब ये तो हो गया कि करंट जो है वो होता कितना है, करंट का नेचर कैसा कैसा हो सकता है। अब करंट को चलता रखने के लिए हमें चाहिए एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने पीछे क्या किया था, एक कैपेसिटर को हमने चार्ज कर लिया था यूजिंग 220 वोल्ट, और उस कैपेसिटर का हमने पिछली क्लास में जो गई है कैपेसिटर की, उनमें कई बार ये स्पार्क देखा हमने। तो स्पार्क की जगह अगर मैं यहां पे एक बल्ब लगा देता दोनों प्लेट्स के बीच में, तो वो बल्ब भी जलना था, लेकिन मैं पंगे नहीं लूंगा क्योंकि क्लासेस और भी लेनी है अभी, क्योंकि इसके अक्रॉस आ जाते हैं 220 वोल्ट, और 220 वोल्ट से बंदा मरेगा तो नहीं, खैर इतने साइज के कैपेसिटर से बड़ा होगा तो डेथ भी हो सकती है। तो अगर इसको हम टच कर लेंगे, अगर मैं ट्राई करूंगा ना, यहाँ पे बल्ब जोड़ लेता हूँ एक ना, तो वो बल्ब जब मैं जोड़ूंगा तो बल्ब के थ्रू कम करंट फ्लो होगा, मेरे थ्रू ज्यादा हो जाएगा। तो अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट सेटअप कर सकें, कैपेसिटर को चार्ज करें, यहाँ पे एक बल्ब लगाएं, तो वो बल्ब भी जो है ना, जैसे स्पार्क होके बंद हो गया तो बल्ब भी एक बार ऑन होगा और बंद हो जाएगा, बस।
अगर हम चाहते हैं कि बल्ब कंटिन्यूअस जले, जैसे आप फन पार्क में, थंडर जोन में, फन सिटी में गए होंगे सारे बच्चे बहुत बार, इस बार नहीं जा पाएंगे कोरोना की वजह से। अभी तो कोई प्लानिंग नहीं चल रही होगी कि छुट्टियों में हम कहाँ घूमने जाएंगे, छुट्टियों में एंजॉय करेंगे। तो वो एंजॉय करने वाला टाइम चला गया। अब जरा पुरानी यादें ताज़ा करो अपनी। तो क्या करते थे आप, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेप बने होते थे। फिर चढ़ो, ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो, ऊपर, फिर आप ऊपर से नीचे को आते हो। तो बच्चे तो हैं, वो तो भागते रहते हैं फटाफट इधर उधर, वो हटते नहीं है। पेरेंट पापा की बात करें अगर, तो पापा बोलेंगे बेटा मैं थक गया हूं, मैं बार बार ऊपर नहीं चढ़ूंगा, इतना ऊपर कौन चढ़ेगा। तो अगर एक बार ऊपर चढ़े, यानी जैसे एक पोटेंशियल डिफरेंस बना कैपेसिटर के अक्रॉस, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस एक बार में यूज हो जाएगा और उसके बाद ये कैपेसिटर का चार्ज खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा बल्ब नहीं जलेगा अनलेस इसको दोबारा फिर चार्ज करके लाओ। तो हमें एक ऐसा सोर्स चाहिए जो कि, मान लो यहाँ पे एक हम लिफ्ट लगा दें बेटा, लगाते नहीं है वो जानबूझ के, क्योंकि लोगों ने हटना नहीं है। फिर यहाँ पे मान लो एक लिफ्ट लगा दी कि इधर से इधर गए, लिफ्ट में चढ़े, ऊपर पहुंच के फिर नीचे आ गए, फिर लिफ्ट में ऊपर चढ़े, फिर नीचे आ गए। तो ये साइकिल अगर कंटिन्यूअस चलते रखना है तो यहाँ पे आपको एक चीज चाहिए जो आपकी हाइट को हमेशा बढ़ाता रहे, यानी हर बार ऊपर ले जाए आपको, फिर आप नीचे आ जाए, फिर घूम के लिफ्ट में चढ़े, फिर ऊपर चले गए, फिर नीचे आ गए। तो फिर ये मजा जो है ये कंटिन्यूअस हो सकता है। तो उसी तरह से चार्ज का फ्लो अगर आपको कंटिन्यूअस रखना है कि चार्ज चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे, तो आपको यहाँ पे एक जो सोर्स ऑफ हाइट की जगह एक पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स चाहिए। उसका नाम हमने बुक्स में लिखा तो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी एक ऐसा फोर्स, शॉर्ट में कई बार ईएमएफ भी लिख देते हैं, एक ऐसा फोर्स जो चार्जेस को कंटिन्यूअस मोशन में रखे, यानी चलता रखे। उस फोर्स को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। लेकिन फोर्स नाम की एग्जैक्टली कोई चीज है नहीं, हमें चाहिए बेसिकली एक यहाँ पे हाइट का डिफरेंस, और कंडक्टर में करंट चलता रखने के लिए चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक ऐसा सोर्स, यानी कि सेल की बात हो रही है बेसिकली, और कोई पंगा नहीं है, कोई नई चीज मत समझना इसको। ईएमएफ मतलब एक सोर्स जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखे, बना के रखे हमेशा। जैसे पार्क में कई बार एक, आपके भी घर में कहीं ना कहीं होगा, एक फ्लावर नहीं कहना चाहिए, एक फाउंटेन चल रहा होता पार्क में। अब सोचो कि फाउंटेन का पानी कहां से आता है बेटा, उसके लिए एक पंप लगाया होता है। तो आपके घर में भी हो सकता है एक लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति लगी हो, उसमें से पानी गिरता हो ऊपर से, काफी बच्चों के पास होगा, कुछ के पास कुछ सो कॉल्ड कुछ कंटेनर से लगे होते हैं, 3-4 ऐसे, एक में से पानी गिरता नीचे, फिर दूसरे में से नीचे, फिर उसके नीचे, उसके नीचे, उसके अंदर याद करो एक प्लग इन करते हो आप, एक पंप लगाते हो। पंप का काम है कि पानी को हमेशा ऊपर पहुंचाते रहना, ऊपर पहुंचाते रहना, यानी एक हाइट का डिफरेंस क्रिएट करना ताकि पानी नीचे को कंटिन्यूअस आता रहे। तो वहां पे पंप होता है जो पानी को पंप अप करता है और पानी कंटिन्यूअस हमेशा फिर चलता रहता है। इसी तरह करंट को चलता रखने के लिए हमें एक पंप चाहिए जो चार्जेस का लेवल जो है वो हमेशा ऊपर रखता जाए, और उससे फिर वो चार्जेस अपने आप नीचे को, यानी कि वायर में फ्लो होते रहे। सो सिमिलर सिचुएशन है पानी के फ्लो जैसे। यहां पे हमें एक पंप चाहिए जो पानी को पंप करे, यहां पे भी हमें एक पंप चाहिए जो इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि चार्जेस को पंप करे। तो इसको बोलेंगे हम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या सिंपली शॉर्ट में ईएमएफ भी कहते रहेंगे। तो ईएमएफ वर्ड जहां पे आए फिजिक्स में तो समझ लेना कि एक सेल की बात हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है। तो करंट को चलता रखने के लिए चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, और पानी के फ्लो को चलते रखने के लिए जो पार्क में, थंडर पार्क में
फन पार्क में बंदों को नीचे लाने के लिए। यहां भी वैसे पानी चल रहा होता है, कभी आपने नोटिस किया होगा। वो पानी ही तो फ्रिक्शन को खत्म करेगा, तभी तो आप बेटा स्मूथली नीचे आएंगे। तो उस पानी के फ्लो के लिए, पार्क में वाटर फाउंटेन के फ्लो के लिए चाहिए एक पंप, चाहिए एक हाइट का डिफरेंस। तो यहां चार्जेस को पंप करने के लिए एक सोर्स चाहिए, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सोर्स, यानी कि सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो ईएमएफ वैसे बेसिकली अगर मेजर करना है कितना है, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। चलो इसको जरा बाद में डिस्कस करेंगे। तो ईएमएफ जो है वो बेसिकली सेल के अक्रॉस, अगर ये सेल है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसके क्रॉस कितने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को ईएमएफ कहते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस कब मेजर करना है, उसकी बात बाद में करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर्स में आएगा। अभी पहले एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अब करंट कैरियर्स जो है, क्योंकि करंट को कैरी करने के लिए हमने बोला कि चार्ज ने फ्लो होना है। तो चार्जेस बहुत तरह के हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, आयंस है। आयंस जैसे Na+, Cl-। तो करंट को कैरी कौन करता है इनमें से? तो अपने पास कई तरह के मटेरियल्स हैं जिनमें से करंट पास हो सकता है। कंडक्टर्स में करंट कैरी करना है बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने। जैसे मैंने बोला था, सोडियम की बात करें तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8, और एक इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल में बच जाता है वही होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन देना है, बट नंबर इज ह्यूज। ह्यूज मतलब एवोगैड्रो नंबर की फॉर्म में होगा। तो अगर एक एक इलेक्ट्रॉन भी दिया 1 मोल ऑफ सोडियम में, तो अपने पास इस ऑर्डर के इलेक्ट्रॉन्स बेटा अवेलेबल हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इज ह्यूज। तो कंडक्टर्स में करंट कैरी करते हैं यही वाले इलेक्ट्रॉन्स जिनको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कहना है। ये 2 अंदर वाले और ये 8 अंदर वाले, ये कंडक्ट नहीं करते। सेमीकंडक्टर्स में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स शायद केमिस्ट्री में थोड़ा सा पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं है। एक वैलेंस बैंड होता है और एक कंडक्शन बैंड होता है किसी भी मटेरियल के अंदर। सोडियम की बात करें वो भी। सेमीकंडक्टर्स में क्या है कि वैलेंस बैंड जो है ना, जब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी लेवल्स को, तो सबसे पहले नीचे के एनर्जी लेवल बढ़ेंगे। तो सेमीकंडक्टर्स में क्या खासियत होती है कि वैलेंस बैंड पूरा भर जाता है, कंडक्शन बैंड पूरा खाली होता है। बट कुछ इलेक्ट्रॉन्स रूम टेम्परेचर पे उनके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो एक बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रॉन कोई फ्री हो जाता है। ज्यादा एनर्जी वाला कह रहा हूं मैं, सारे नहीं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर आ जाएंगे कंडक्शन बैंड में और नीचे कुछ बचेंगे खाली स्पेसेस फॉर इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम होल्स कहते हैं। तो कंडक्टर्स में क्या है, जैसे थिएटर में मान लो 2 क्लासरूम है, एक क्लासरूम पूरा भरा हुआ था, उसमें सीट खाली कोई नहीं थी, और दूसरे क्लासरूम में कुछ सीट्स खाली हैं। तो हमने क्या किया, मान लो कुछ बच्चों को क्लास में शरारत कर रहे थे, निकाल दिया कि बेटा आप जाके दूसरे रूम में बैठो। तो अगर हम एक बच्चे को दूसरे क्लासरूम में भेज देते हैं तो जो एक बेंच खाली बचेगा, उस बेंच को खाली देख के सुरेश जो है वो सोचेगा कि मेरे को यहां से बोर्ड सही नहीं दिख रहा, मैं इस वाले बेंच पे आ जाता हूं। तो एक सुरेश ने सीट खाली कर दी, तो ये खाली जगह जो है वो किसी और बेंच पे पहुंच गई। जो सुरेश ने जगह छोड़ी वो हो सकता है नरेश सोचे कि भाई इधर जो है पंखा नहीं है मेरे ऊपर चल रहा, मैं पंखे वाली जगह पे चला जाता हूं। तो क्या होगा कि ये जो होल्स हैं, ये वैकेंसीज जो हैं, ये भी चार्जेस की मूवमेंट को हेल्प करते हैं, इनको होल्स बोलना है। तो ये होते हैं सेमीकंडक्टर्स में। तो सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ आर द करंट कैरियर्स। सुपर कंडक्टर्स थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, ज्यादा डिटेल में नहीं है। इसमें भी करंट कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि आपने पानी के अंदर
प्योर वाटर तो जो है बेटा वो तो इंसुलेटर होता है। ये प्योर वाटर ही है, इस पे बैटरी वाटर लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं आप। बैटरी वाटर इसलिए क्योंकि बैटरी में डालना पड़ता है डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर जो है वो है इंसुलेटर, उसमें से करंट नहीं पास हो सकता। डिस्टिल्ड वाटर में से करंट नहीं पास होना, तो करंट पास होने के लिए इसमें अगर हम ऐड कर दें थोड़ा सा कॉमन आपका किचन वाला सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड उसके अंदर होगा, तो आप जानते हैं जैसे ही चार्जेस पानी में पहुंचेंगे, वैसे तो इनमें बॉन्ड बना होता है एक आयोनिक बॉन्ड, लेकिन वो बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का है। तो जैसे ही पानी के अंदर पहुंचेगा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, पढ़ा हमने लास्ट चैप्टर में, 1/k टाइम्स हो जाती है। फोर्स बेटा 1/k टाइम रहेगी, फोर्स कम होगी तो ये बॉन्ड खुल जाता है। खुलने पे क्या होगा, सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा, Na+ सेपरेट, Cl- सेपरेट। तो इसमें बन जाएंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इन्होंने करंट को कैरी करना है। अब लास्ट है डिस्चार्ज ट्यूब्स। डिस्चार्ज ट्यूब मतलब जो अपनी घर में ऑर्डिनरी ट्यूबलाइट होती थी, आजकल तो LED वाली आ गई है, जिसके अंदर एक कांच का सिलेंड्रिकल वाइट कलर का रॉड लगा हुआ था। उसके अंदर बेटा जो कैथोड है वहां से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और वो आगे जो गैस प्रेजेंट है उसके अंदर उसको आयोनाइज करती है। इलेक्ट्रॉन्स ने आयोनाइज करना है। आयन से एक तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके अंदर, और जो आयोनाइज हो गए, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, उन पे होगा पॉजिटिव चार्ज, और उनको बोलेंगे हम पॉजिटिव आयंस। तो डिस्चार्ज ट्यूब में करंट कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। तो क्या होगा, अगर ये ट्यूबलाइट है, ये कैथोड है अपना और ये एनोड है, तो एनोड यानी कि नेगेटिव वोल्टेज, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को करेगा रिपेल, इलेक्ट्रॉन भागेंगे इधर को, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव आयंस को करेगा अट्रैक्ट, वो आएंगे इधर को। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ और जो आयंस है वो आपकी तरफ से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड को। गलत बोल दिया, आयंस ने लेफ्ट को मूव करना है, इलेक्ट्रॉन ने, नहीं सही बोला बेटा, करेक्ट है, इलेक्ट्रॉन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करना है। यहां पे अगर नेगेटिव वोल्टेज देते हैं तो ये है करंट कैरियर्स के कौन कौन से मटेरियल में कौन से रहते हैं। अब हमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पहले समझेंगे होता क्या है ये। पीछे हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि किसी भी कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, इसके अंदर जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, हमने पढ़ा बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक एक पर सोडियम, वो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं, मूव करते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट को है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगी लेफ्ट को। तो ये हम तो बातें करने में काफी टाइम लगा देते हैं, तो ये बड़ी जल्दी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाएंगे, जिसको हमने बोला था इंड्यूस्ड चार्ज। तो इधर जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज हो गई है वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बहुत जल्दी होता है बेटा, सेकंड के फ्रैक्शन में खत्म हो जाता है, इतना जल्दी होता है। इलेक्ट्रॉन बहुत सारे इधर आए, उधर पॉजिटिव चार्ज बच गया, एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हमने बोला था ई इंड्यूस्ड, ये तो अप्लाइड फील्ड था E0, ये इतना फील्ड क्रिएट कर लेगा कि अप्लाइड फील्ड को पूरा पूरा कैंसिल करके, तो ई इंड्यूस्ड जो है वो है राइट हैंड साइड को, सॉरी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड को, गलती हो जाती है बेटा, E0 राइट हैंड साइड को, और ये जो E इंड्यूस्ड है ये लेफ्ट हैंड साइड को। दोनों को जब प्लस करेंगे, एक्चुअली E इंड्यूस्ड और E0 ये आपस में इक्वल एंड अपोजिट है। अगर इसको बेटा मैं इधर ले आऊं तो क्या आएगा, E0 प्लस E इंड्यूस्ड इक्वल टू 0। वेक्टर फॉर्म में लिखें तो दैट मीन्स कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड शॉर्ट 0 होना ही होना है। अब क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि फिर एक कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है तो करंट चलेगा कैसे, क्योंकि
जो चार्जेस को मूव कराना है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने मूव कराना है, इलेक्ट्रिक फील्ड मोशन में लेके आएगा। बट ऐसा नहीं है कि इसमें अभी चार्जेस बिल्कुल मूव नहीं कर रहे। नो डाउट फील्ड यहां पे जीरो है टोटल। अप्लाइड फील्ड और इंड्यूस्ड फील्ड आपस में इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन तब भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रुके हुए नहीं है। हाँ, ये वाले तो शरीफ लोग हैं, ये तो सोडियम के आसपास ही घूमते रहेंगे। जैसे जो शरीफ बच्चा है एलांटे मॉल में जब जाता है तो वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। बट कोई कोई बच्चा एक आध नॉटी होता है, उसको ढूंढना पड़ता है कि कहाँ भाग गया। ही डजंट फील बिलोंगिंगनेस कि मैं इसी पेरेंट का हूं। कभी कभी किसी और की उंगली पकड़ के चल देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये स्टेशनरी नहीं है, ये चलते रहते हैं। चलते कैसे रहते हैं? देखो बेटा, हमने एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस किया था। यानी इस रूम में, अब तो मुझे पसीना पूरा आ रहा है, रीजन बीइंग पंखा नहीं चला सकते, नहीं तो उसकी आवाज बीच में रिकॉर्ड हो जाती है। तो पंखा नहीं चल रहा, यानी हवा नहीं चल रही। बट हवा नहीं चल रही, दैट डजंट मीन कि यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टेशनरी है, वो तो चल रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई डस्ट का स्पेक हो, कोई छोटा सा डस्ट का पार्टिकल हो, तो वो डस्ट का पार्टिकल कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, क्योंकि उसको एयर मॉलिक्यूल्स आके कंटिन्यूअसली हिट कर रहे हैं। बट अब हो क्या रहा है कि हवा नहीं चल रही है। उसका मीनिंग सिर्फ इतना है कि जितने एयर मॉलिक्यूल्स इधर को गए उतने इधर को वापस भी आ गए, यानी कि नेट फ्लो ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स अभी जीरो है। जब हवा चलती है तो वो अपनी रैंडम मोशन को कंटिन्यू करते करते वो साथ में सारे के सारे मॉलिक्यूल जैसे इधर उधर चलते रहे, इधर को भी आएंगे बेटा, वो साथ में एक नेट मोशन भी होगा उनमें। उस टाइम हम कहते हैं कि हवा चल रही है। उसी तरह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्टर के अंदर एक गैस की तरह बिहेव करते हैं, एंड दे कीप मूविंग रैंडमली। कोई जा रहा है इधर, कोई जा रहा है इधर, और कोई जा रहा है इधर। लेकिन ये जो मोशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण नहीं है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस याद करो, हमने लिखा था कि जो गैस मॉलिक्यूल्स की आरएमएस वेलोसिटी है वो √3RT/m होती है, वेयर T वाज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। लेकिन अभी गैस मॉलिक्यूल्स नहीं है अपने पास। गैस मॉलिक्यूल्स की तरह इलेक्ट्रॉन्स के पास भी थर्मल एनर्जी है। तो थर्मल एनर्जी के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रैंडमली इधर उधर ऐसे चलते रहते हैं। मैं बहुत स्लो दिखा रहा हूं, स्पीड थोड़ी नहीं है, ये बहुत ज्यादा है बेटा, रफली 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अब जो चीज हीट के कारण हो, जो चीज टेम्परेचर के कारण हो, उसको कुछ नाम देते हैं हम। तो वो नाम देते हैं, काफी बच्चों ने बोल दिया, उसको वर्ड होता है थर्मल। लास्ट ईयर चैप्टर का पार्ट था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि हीट के कारण, टेम्परेचर के कारण मेटल का बिहेवियर कैसा रहता है। गर्म करने पे, टेम्परेचर बढ़ाने पे चीजें एक्सपैंड होती हैं। थर्मल एक्सपेंशन डिस्कस किया हमने। तो यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है पहले से ही बनी हुई है, अभी हमने कोई करंट नहीं लिया। देखो, अगर ये पीस जो है मेटल का है, पेन जो है ना ये बना हुआ है एल्यूमिनियम का, तो इसके अंदर बहुत से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। बट वो इलेक्ट्रॉन्स चल तो रहे हैं, लेकिन मुझे इससे करंट थोड़ी लग रहा है। करंट नहीं लग रहा क्योंकि अभी फ्लो ऑफ करंट नहीं शुरू हुआ। अभी क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन इधर को भागे उतने बेटा इधर को भी भाग आए, तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज क्या हुआ? जीरो। दैट मीन्स ये जो मोशन है इसको हम नाम देंगे थर्मल वेलोसिटीज। वो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की जो वो अपनी थर्मल एनर्जी के कारण पोजेस करते हैं, उसको बोलना है थर्मल मोशन। और जो वेलोसिटी होगी उसको बोलना है थर्मल वेलोसिटी। होती काफी ज्यादा है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर की होती है। तो ये तो हुआ कि जब हमने कंडक्टर को कहीं जोड़ा नहीं, किसी सेल के साथ नहीं अटैच किया, तो उस टाइम तक कंडक्टर के अंदर फील्ड होता है जीरो। फील्ड जीरो होगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, नो डाउट, बट अंडर थर्मल मोशन। और जो वेलोसिटी होगी उनकी, उसको थर्मल वेलोसिटी बोलेंगे।
लेकिन वो रैंडम मोशन होती है, कोई इधर को भागा, कोई इधर को भागा, कोई ऐसे भागा। तो जैसे स्कूल में जिस टाइम रिसेस होती है, रिसेस के टाइम सारे बच्चे ग्राउंड में आ जाते हैं, तो वो जो रिसेस का टाइम है अराउंड से हाफ एन आवर, अभी तो रिसेस हो ही नहीं रही, क्या करें, घर में रिसेस हुई पड़ी है, तो ये बहुत सारे बच्चे जो है ना ग्राउंड में भाग रहे होते हैं, कोई इधर को भाग रहा है, कोई इधर को भाग रहा है, कोई इधर को भाग रहा है। फिर जैसे ये आधा घंटा पूरा होता है, फिर जो हमारे पीईटी टीचर हैं, पैटर्न नहीं बोलना चाहिए, खैर चलो, नॉट अ गुड नेम, पीईटी फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर, शॉर्ट में हम पीटी कहते हैं, पीटी टीचर। तो पीटी टीचर जब विसल लगाता है तो सारे बच्चे जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। कोई जा रहा होता है उधर को, इसका टिफिन वहां पे छूट गया था, ये पहले उधर को जाएगा फिर वापस आएगा। तो फिर क्या होगा, जो मोशन है ना वो एक सर्टेन डायरेक्शन में शुरू हो जाता है, यानी वो बाकी रैंडम मोशन भी चलता रहेगा, लेकिन ज्यादा लोग इधर को आएंगे जहां पे पीटी सर ने विसल लगाई थी। उस केस में एक और वेलोसिटी बन गई, उसकी बात करने जा रहे हैं, वही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लॉकडाउन से पहले क्या था, बहुत सारे लेबर के लोग जो हैं वो बिहार को भी जा रहे थे, बट कुछ जो है बिहार में छुट्टी काट के वापस पंजाब को भी आ रहे थे। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ, आपने देखा सभी लोग सड़कों पे चले हुए हैं, ट्रेन में चले हुए हैं, ट्रक में बैठे हैं, वो सारे इधर को ही जा रहे हैं बेटा, बिहार की तरफ को। तो जब ऐसा एक मोशन शुरू हो जाएगा, ये नहीं मैं कह रहा कि सारे उधर को ही भाग रहे हैं, कुछ लोग इधर को भी आ रहे हैं, लेकिन वो थोड़े हैं, इधर को जाने वाले ज्यादा हैं। तो एक उनके ऊपर कुछ प्रेशर बन गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जब फोर्स बन जाएगा तो काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो कि इधर को आ रहे थे, इधर को आ रहे थे, उनमें से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आएंगे। उस टाइम चलेगा करंट। तो करंट को कैरी करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है, चार्जेस का मोशन है, उसको हम ड्रिफ्ट कहते हैं। थर्मल वेलोसिटी वो मोशन है जो इलेक्ट्रॉन्स ने एक्वायर किया हुआ है ड्यू टू देयर थर्मल एनर्जी, लेकिन वो रैंडम मोशन है। तो जैसे आप जिस दिन लगी होती है सब्जी मंडी आपके सेक्टर में, उस दिन क्या हो रहा था, बहुत सारे लोग अंदर को जा रहे हैं, बहुत सारे लोग वो थैला उठाए बाहर को भी आ रहे हैं। तो ओवरऑल वहां पे नंबर ऑफ पीपल जो हैं उनका नेट फ्लो होता है 0। मान लो अंदर बेटा हो जाए लड़ाई और पुलिस जो है वो लाठियां बरसानी शुरू कर दे, तो फिर उस केस में क्या होगा, जब लाठी पड़ेगी ना बेटा, डंडा पड़ेगा, तो बहुत सारे लोग तो बाहर को भागेंगे। लेकिन 2-3 बंदे जो हैं अपने क्लासरूम में अभी हैं, 2 बंदे, इसमें नाम नहीं बोलूंगा, वो बंदे जाएंगे लड़ाई की तरफ और वो वहां पे जाके बनाएंगे वीडियो, क्योंकि उनको इंस्टाग्राम पे पेस्ट करना है। चलिए, तो जिनको फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है वो वीडियो बनाने जाएंगे और बाकी की मोस्टली दुनिया बाहर को भाग रही होगी। बस यही फर्क है बेटा। यानी अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इधर को आ रहे हैं और थोड़े उधर को गए, तो फिर एक नेट फ्लो ऑफ चार्ज शुरू हो गया ना बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, उसको बोलेंगे करंट। और वो जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन ने एक्वायर करनी है अंडर सम रीजन, वो रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे रीजन था, लड़ाई हो गई, लाठियां पड़ रही हैं, तो डंडे पड़ने से हर कोई डरता है कि घर पे जाके कहीं खड़ी होना पड़ जाए, कहीं बैठने की जगह भी ना मिले, क्योंकि बैठ नहीं सकेंगे, कुछ ऐसी जगह पे लग जाएगा कि बैठना मुश्किल हो जाएगा। सो इन दैट केस ज्यादा लोग बाहर को भागेंगे। तो इसी तरह से जब कोई फोर्स लगेगी इन इलेक्ट्रॉन्स पे, लेकिन फोर्स ध्यान रहे वो लगाएगा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने बोला अगर तो कंडक्टर बेटा अकेला पड़ा है, आइसोलेटेड पड़ा है, आप अभी कैसे हैं, आइसोलेशन में है, आपको दूसरे बच्चों से नहीं मिलने दिया जा रहा। आइसोलेशन मतलब अकेले। तो जब कंडक्टर अकेला पड़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके अंदर तो फील्ड 0 ही होता है, तो इसमें करंट नहीं चल पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन रैंडमली इधर को ऐसे ऐसे होता रहेगा और नेट फ्लो ऑफ चार्ज होगा 0। लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बना देंगे, उस केस में एक नेट फ्लो ऑफ चार्ज शुरू हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी थर्मल वेलोसिटी के साथ साथ एक नई वेलोसिटी एक्वायर करेंगे और इन एडिशन टू थर्मल मोशन, ये भी चलता रहेगा, एक और नई मोशन वो एक्वायर कर लेंगे। उस जो मूवमेंट है उसको बोलेंगे ड्रिफ्ट,
और वो जो ड्रिफ्ट के साथ जो वेलोसिटी बनेगी उसका एवरेज निकालेंगे तो उसको बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मैं ऐसा करता हूं, यहां पे अभी शॉर्ट में लिख देता हूं, अभी इसको और डिटेल में हमें डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन आए व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड, एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बेटा इलेक्ट्रॉन्स को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप अच्छे से नोट कर लेना। एवरेज वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स ने, फ्री इलेक्ट्रॉन ने एक्वायर की इन अ कंडक्टर व्हेन, चाहे तो पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट्स इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, वो कैसे बनाना है वो तो समझाऊंगा अभी आपको, लेकिन अगर कंडक्टर फ्री है, जैसे कि ये है आइसोलेशन में है, तो फील्ड अंदर जीरो होता है, फिर तो सिर्फ थर्मल मोशन होगी। लेकिन अगर कंडक्टर के अक्रॉस हम एक सेल लगा दें ताकि यहाँ पे एक हमेशा पॉजिटिव वोल्टेज, इधर हमेशा एक नेगेटिव वोल्टेज बनी रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर हम क्रिएट कर पाए, उसके लिए हमें एक सोर्स ऑफ ईएमएफ चाहिए। अभी डिस्कस किया हमने, पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स चाहिए। उस केस में इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर को कम जाएंगे, इधर को ज्यादा आएंगे, और उस जो मोशन को, जो एवरेज मोशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, एवरेज वेलोसिटी होगी जो उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर एक्वायर करनी है, तो उस वेलोसिटी को हमने नाम देना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हम अब आगे दो एक्सप्रेशंस डिराइव करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स की डेरिवेशन आती हैं। अभी ये सारा जो है इसमें से कोई 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। ये कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। और इधर आ गया पार्ट के कंडक्टर्स के अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर करंट कैरियर्स कौन से हैं, पता होने चाहिए। एमसीक्यू क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। अब लास्ट एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर देता हूं। तो मैंने बोला करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। अब बच्चे पूछते हैं कि इसका यूनिट क्या होना चाहिए, बहुत आसान है। चार्ज का यूनिट क्या पढ़ा बेटा हमने, कूलम, और टाइम का यूनिट सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड को ही एम्पियर कहते हैं, या फिर शॉर्ट में लिखना है तो बेटा कैपिटल ए डाल लो, आपकी मर्जी है। तो करंट को हम एम्पियर में मेजर करेंगे, विच इज बेसिकली इक्वल टू कूलम पर सेकेंड। तो कूलम भी साइंटिस्ट का नाम है, कुछ यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे रखे हुए हैं, एम्पियर भी साइंटिस्ट का नाम है, एंड सो ऑन। चलिए तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अब करके हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता कैसे है। आइसोलेटेड हो तो मैंने बता दिया आपको कि उस केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। अगर हम कंडक्टर को एक बैटरी के साथ जोड़ दें तो होगा ये, अगेन इधर पॉजिटिव चार्ज दिया, इधर नेगेटिव दिया, तो यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा अंदर की तरफ, जिसको हमने ई नॉट लिखा था पहले भी। उसको खत्म करने के लिए, उसको जीरो करने के लिए इलेक्ट्रॉन इधर को भागेंगे, तो यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे और इधर हो जाएगा शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, पहले क्या था कि इसके बाद जाने का इलेक्ट्रॉन के पास रास्ता ही नहीं था, तो यहाँ पे सारा नेगेटिव इकट्ठा हो गया था। अब आगे आपने एक वायर दे दी है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, उसके पास वैसे ही शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और इधर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे पड़े हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर को आना शुरू कर देंगे, और इधर शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई है। उससे पॉजिटिव चार्ज आया था, लेकिन नेगेटिव वाले पोटेंशियल टर्मिनल पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स के शॉर्टेज को खत्म करेगा और सप्लाई कर देगा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड था, जो कि इधर को बना था, वो इस बार इतना बन ही नहीं पाएगा कि ई नॉट को कैंसिल कर दे। और ये मैंने दिखा दिया आपको स्लो तरीके से।
ये इतना तेज होगा सारा प्रोसेस इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट जो है वो बन ही नहीं पाता है, ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। तो ये मान के चलिए कि इसके क्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उतना ही होगा। अगर हमने ना V वोल्ट अप्लाई किए यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट हुआ करता था वोल्ट पर मीटर, याद आ गया आपको? तो अगर मैंने यहाँ पे 20 वोल्ट दिए और ये लेंथ जो है ये 0.2 मीटर है, 20 सेंटीमीटर, तो वोल्टेज को लेंथ से डिवाइड कर देंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आ जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इतना फास्ट होता है कि जैसे इधर पहुंचेगा ये इसको बेटा झपक लेगा कि आओ भी इधर, और इधर से उतने इलेक्ट्रॉन जो है जितना लॉस हुआ यहाँ पे वो पूरे इधर मिलते रहेंगे। तो करंट कैरियर कंडक्टर जो है, जिस करंट कंडक्टर में करंट चल रहा है, वो नंबर 1 होता है न्यूट्रल। ये न्यूट्रल है बेटा। कारण बड़ा सिंपल, जितने इलेक्ट्रॉन इधर आए, मान लो 20 आए तो यहां से 20 निकल भी गए, तो इसमें ओवरऑल चार्ज कितना होगा? 0। मैं लाइन पूरी लिख देता हूं, कई बार क्वेश्चन आता है 1 मार्क क्वेश्चन कंसेप्चुअल। अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज न्यूट्रल। न्यूट्रल लिखना बेटा आपने, उस पे चार्ज नहीं होता, जितना चार्ज इधर से बाहर निकला उतना चार्ज बेटा अंदर भी आ गया। अब करंट का डायरेक्शन बस तो आपको सिखाया हुआ है, डायरेक्शन करंट का उधर को होगा जिधर को पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, इन विच पॉजिटिव चार्ज फ्लोज। लेकिन अब ये हमारी सो कॉल्ड बैड लक थी फिजिक्स वालों की कि पॉजिटिव चार्ज तो बेटा चलता ही नहीं है। पॉजिटिव चार्ज कौन सा है इसमें? प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स तो बेटा अपने लैटिस साइड्स पे वो तो फिक्स्ड है, वो नहीं हिल सकते। तो ये बाद में पता चला कि जो करंट कैरियर है बेसिकली पूरी दुनिया में सभी वायर्स में, वो इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए फिर बेटा लिखना पड़ा हमें अपोजिट। अपोजिट मतलब करंट का डायरेक्शन वो होगा अपोजिट टू इन विच नेगेटिव चार्ज फ्लोज। बेटा बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात है ना। पॉजिटिव चार्ज इधर को आता तो यहां पे प्लस आ जाता, यहां पॉजिटिव का शॉर्टेज आता है तो यहां पे नेगेटिव आ जाता। उसकी जगह नेगेटिव चार्ज इधर को आ गया, यहां तब भी यहां पे नेगेटिव आया, यहां पे नेगेटिव का शॉर्टेज हो गया, यहां पे प्लस आया। बात एक ही है, अगर इलेक्ट्रॉन्स को इधर को चलाओगे तब भी सिचुएशन यही बनेगी, अगर आप प्रोटॉन्स को, पॉजिटिव चार्जेस को इधर को चलाओगे तब भी यहां पे पॉजिटिव इकट्ठा होगा, इधर नेगेटिव आएगा। तो ये दोनों डायरेक्शन नो डाउट अपोजिट है लेकिन इफेक्ट सेम है। तो इलेक्ट्रॉन्स का इधर को आना या फिर पॉजिटिव चार्ज का इधर को जाना एक ही बात है। तो यहां पे करंट किधर को जाएगा? प्लस टू माइनस बोलते हैं ना, करंट जाता है, तो करंट तो चलना है इधर को लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आने हैं इधर को। सो ये याद रखना, करंट का फ्लो, करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है इन विच नेगेटिव चार्ज फ्लोज, यानी कि इलेक्ट्रॉन जिधर को चलेंगे करंट आपने उससे उल्टा लेना है, और पॉजिटिव चार्ज जिधर को फ्लो होगा करंट भी आपने उधर को ही लेना है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट बेटा आगे जाके सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर आएगा, उसमें पॉजिटिव होल्स भी होते हैं, वो इधर को जाएंगे तो करंट भी इधर को ही होगा, इलेक्ट्रॉन भी होंगे उसमें, वो इधर को आएंगे तो करंट तब भी उधर को ही होगा। सो बी केयरफुल, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के अलोंग होता है और नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अगेंस्ट होता है। चलिए अब काफी चीजें डिस्कस हो गई, अब एक चीज रह गई, वो ये कि अगर करंट की डायरेक्शन है तो फिर ये स्केलर है कि वेक्टर है? भाई हमें तो यही पढ़ाया गया ना कि जिस चीज का डायरेक्शन होता है वो वेक्टर होता है, बट वेक्टर नहीं होता। करंट इज स्केलर। रीजन बताता हूं सिंपल,
बेटा वेक्टर में क्या करते थे कि अगर एक वेक्टर है 3 एम्पियर का करंट इधर को जा रहा है, सपोज एक करंट इधर को गया बेटा, मान लो 4 एम्पियर, तो वेक्टर एडिशन तो ये कहता है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना, वो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, एंगल 90 डिग्री है, कि ये 5 एम्पियर आना चाहिए बेटा, बट ऐसा नहीं है। करंट की खासियत ये है कि ये वेक्टर एडिशन से ऐड नहीं होता, इसकी एडिशन अलजेब्रिक एडिशन होती है। तो इस तरह के पॉइंट को मैंने बोला था कि इसको जंक्शन बोलते हैं, तो आगे हम एक जंक्शन रूल पढ़ेंगे। जितना जाने वाला करंट है उसका टोटल और जितना आने वाला करंट है उसका टोटल सेम होता है। तो वेक्टर्स में तो यही फर्क पड़ता है ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के ये दोनों वायर कितने एंगल पे रखे। करंट में ऐसे नहीं है, चाहे ऐसे रख लो, इधर से 7 एम्पीयर आया, यहां से भी टोटल 7 ही जाएगा, चाहे दोनों वायर इकट्ठे कर लो। आपने वो देखा होगा, वायर को हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं जब छीलते हैं आगे से। तो करंट का डायरेक्शन जो है नो डाउट होता है, लेकिन ये वेक्टर्स के लॉज को फॉलो नहीं करता, इसलिए करंट को हमने बोलना है करंट इज स्केलर क्वांटिटी। चलिए अब आ रही हैं दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक हम इसके बाद करेंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो जैसा मैंने आपको समझाया कि इलेक्ट्रॉन जो है बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के भी रैंडमली मूव करते रहते हैं, उनको हम बोलते हैं थर्मल वेलोसिटीज। लेट u1, इनको नाम देते थे u1, u2, u3, un आर थर्मल वेलोसिटीज। बेटा काफी बच्चे ना लिखने से गुरेज करते हैं, ये लाइनें आपने लिख के आनी है तभी पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन ये वेलोसिटीज ऐसी हैं कि इनका जो वेक्टर सम है इसका टोटल करेंगे तो 0 आएगा बेटा। शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा यू आई इक्वल टू 0 वेक्टर। ये तब था जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया। अब जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, when an electric field is applied, अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज पे, अभी बताया मैंने आपको, फोर्स लगती है Q इंटू ई। इलेक्ट्रॉन का बेटा चार्ज होता है -e, साइन लगाना साथ में। तो अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को अप्लाई किया तो एक फोर्स सभी इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगी लेफ्ट हैंड साइड को, लेकिन फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। दैट मींस हर इलेक्ट्रॉन को कितना एक्सेलरेशन मिलेगा, -e कैपिटल ई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सभी इलेक्ट्रॉन ने इतना एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करना है। अब हमें सोचना है कि ये एक्सेलरेशन जो है, क्या इससे ये होगा कि इलेक्ट्रॉन और ज्यादा तेज और तेज और तेज और तेज और तेज होता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे आप चंडीगढ़ में स्कूटर चलाते हैं, क्या होता है कि पहले आपको सीधी रोड मिलती है, फिर आगे जाके एक राउंड अबाउट आ जाता है या ट्रैफिक लाइट आ जाएगी, तो आप स्पीड अप होते हो, स्लो डाउन, फिर स्पीड अप होते हो, फिर स्लो डाउन, फिर स्पीड अप, फिर स्लो डाउन, ऐसे ही चलता है। इलेक्ट्रॉन का भी बेटा कुछ ऐसी ही कहानी है। क्या होगा कि अगर एक सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन चला गया, 10 रह गए उसके पास, तो उसके पास प्लस चार्ज आ गया ना बेटा। तो जब कोई और इलेक्ट्रॉन इधर को बेटा एक्सेलरेट होता हुआ आएगा, तो ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, इसको फिर जाने से रोकेगा, यानी इसको ये एक्सेलरेट नहीं होने देगा, यानी इसकी वेलोसिटी को डाउन करेगा। तो सेम प्रोसेस है जैसे यहां पे एक सोडियम थोड़ी है, बहुत सारे सोडियम है, स्पीड अप फिर स्लो डाउन, स्पीड अप फिर स्लो डाउन, स्पीड अप फिर स्लो डाउन, ऐसे चलता रहेगा। तो ये जो एक्सेलरेशन है, ये इलेक्ट्रॉन्स को कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट नहीं करती,
यानी स्कूटर का एक्सेलरेटर आप कंटिन्यूसली नहीं घुमा सकते, बाद में जाके फिर ब्रेक लगेगी, फिर स्पीड अप करोगे फिर ब्रेक लगेगी। तो ये जो चार्जेस पड़े हैं अंदर लैटिस आयंस, ये इलेक्ट्रॉन्स को स्लो डाउन करते रहते हैं, स्पीड अप स्लो डाउन, स्पीड अप स्लो डाउन, स्पीड अप स्लो डाउन, ऐसा चलता रहेगा बेटा। तो हमें फिर निकालना पड़ेगा कि एक एवरेज जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन ने वो क्या एक्वायर की। जैसे आप दिल्ली जाते टाइम बात करते हो कि बस कभी भाई चल पड़ी, कभी रुक पड़ी, कभी रास्ते में ट्रैफिक जैम आ गया, कभी सिटी के बीच से निकलना पड़ गया, वहां पे जैम था, किसी और रास्ते को डाली बस हमने, एंड सो ऑन। तो अल्टीमेटली आप बात करते हो कि बस ने 250 किलोमीटर कवर करने में 5 आवर लगा दिए। तो आप बोलते हो कि बस की जो एवरेज स्पीड थी वो 250/5 यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर रही है। उसी तरह से बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स कभी स्पीड अप हो रहे हैं, कभी फिर स्लो डाउन हो जाते हैं, फिर स्पीड अप फिर स्लो डाउन। हमें फिर बात करनी है एवरेज की। एवरेज कैसे निकालेंगे? मान लो एक इलेक्ट्रॉन का कोलिजन यहां पे हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन को स्लो डाउन कर दिया, अगले कोलिजन तक पहुंचने में इसको टाइम t1 मिल गया। दो कोलिजन्स के बीच में जो टाइम मिला स्पीड अप होने के लिए वो टाइम था सपोज t1। इस टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। दो कोलिजन्स के बीच में, दो राउंड अबाउट्स के बीच में आपको जो टाइम मिला स्कूटर को स्पीड अप करने के लिए उसको बोलना है रिलैक्सेशन टाइम। उतनी देर आपने एक्सेलेरेटर घुमाया, एक्सेलेरेट किया स्कूटर को। तो ये टाइम हर एक का अलग अलग होगा, लेकिन ये तो मैंने चंडीगढ़ की बात कर रहा था ना, चंडीगढ़ में तो राउंड अबाउट जो है वो फिक्स डिस्टेंस पे है। यहाँ पे जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक जैसा नहीं है। जो इवन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें इधर को ऑर्डर कुछ और होता है, वाई एक्सिस के अलोंग ऑर्डर कुछ और होता है और जेड के अलोंग ऑर्डर डिफरेंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि सारे एटम जो है वो सेम डिस्टेंस पे पड़े हैं। तो किसी का कोलिजन कभी हो जाएगा, किसी का कभी हो जाएगा, कोई कोई हो सकता है कि इससे थोड़ा सा दूर से निकल जाए, वो कहीं और जाके कोलाइड करे। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स को स्पीड अप होने के लिए जो टाइम मिलना है वो डिफरेंट होगा। तो हम क्या करेंगे, जो स्पीड इलेक्ट्रॉन की बनी अंडर दिस एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रॉन 1 की बात करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी उसके पास था थर्मल u1, v इक्वल टू u प्लस AT फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, एक्सेलरेशन इनटू टाइम जो इलेक्ट्रॉन 1 को मिला स्पीड अप होने के लिए वो t1 था। दूसरे इलेक्ट्रॉन को मिला सपोज t2, उसको लिखेंगे v2 इक्वल टू u2 इंटू एक्सेलरेशन t2 एंड सो ऑन। ऐसी nth का लिखेंगे vn इक्वल टू un। ये वाला पार्ट सब में सेम आएगा, सभी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सपीरियंस करना है सेम एक्सेलरेशन। बस अब रिलेशन आने वाला है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब हमने करना है इनको एवरेज, क्योंकि ये तो मैंने बेटा 3 लिख दिए, 3 थोड़ी है, ये तो 10⁻23 के ऑर्डर के हैं। तो कितनी बार लिखेंगे ऐसे? यानी अगर मुझे बताना है कि इंडिया अमेरिका के कंपैरिजन में गरीब है कि अमीर है, तो इंडिया के पास जो टोटल वर्थ है सभी लेबर क्लास का, अंबानी ब्रदर्स का, सारा कुछ ऐड कर ले, वो तो यूएसए से ज्यादा है अपने पास, लेकिन फिर भी हम गरीब कहलाते हैं। रीजन, इंडिया जो है वो दिल से अमीर है दिल से अमीर है, पैसे की तरफ से अमीर नहीं है, क्योंकि हमारे पास जनता बहुत है। अभी इतना ज़्यादा चला हुआ है लॉकडाउन में, इतने लेबर जो है वो जा रहे हैं, गाड़ियां भी चला दी, बसेस भी चला दी, आप रोज न्यूज़ सुनते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा है कि हम उनको गाड़ियों के थ्रू नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, इतने ज़्यादा लोग हैं। तो फिर क्या होगा, फिर काफ़ी बेचारे पैदल चले हुए हैं, जो कि बहुत गलत हो रहा है। लेट्स प्रे फॉर देम कि वो सही सलामत जो भी उन्होंने पंगा ले लिया है वो ठीक ठाक उनका सिरे चढ़ जाए, यानी घर पहुंच जाए अपने, वो बच्चे भी हैं छोटे छोटे साथ में। अब मैं क्या पॉइंट डिस्कस कर रहा था कि जो इतना नंबर है, ह्यूज नंबर, उसको सारे को डिस्कस नहीं कर सकते। अगर मुझे इंडिया और अमेरिका का कंपैरिजन करना है तो मुझे देखना है कि पर कैपिटा इनकम कितनी है, यानी अमेरिका का टोटल वर्थ डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीपल, इधर इंडिया का टोटल वर्थ डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीपल। तो हमारी पर कैपिटा इनकम कम है, तो उससे हम जज करते हैं कि इंडिया का जो इंसान है ऑन एवरेज
वो अमेरिका वाले से थोड़ी सी लाइफ जो है वो घटिया क्वालिटी की, लोअर क्वालिटी की जिएगा, उसके पास उतने फैसिलिटीज नहीं होंगे। बाकी आज लॉकडाउन चल रहा है तो न्यूज़ तो ऐसी भी है कि अमेरिका में भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल पा रही हैं प्रॉपर, क्योंकि सभी लोगों के पास वो गैजेट्स नहीं हैं जिसके थ्रू ये क्लास जानी है। सो यू मस्ट ऑल थैंक गॉड कि हमें इतना दिया है कि हम क्लास घर पे बैठे देख सकते हैं। मस्ट ऑलवेज बी थैंकफुल। चलिए एनीवे, तो यहां भी हमें क्या करना है, हमें एवरेज निकालना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स का नंबर तो ह्यूज है। तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, सभी वेलोसिटीज का टोटल, मैं ऐसे लिख देता हूं बेटा, एवरेज निकालने के लिए सभी वेलोसिटीज का सम करेंगे बेटा। ये सिंबल समझते हैं सारे ना, सिग्मा मतलब टोटल ऑफ ऑल वीज, उसको हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको मैं कैपिटल एन लिख देता हूं, वो थोड़ा ठीक रहेगा क्योंकि आगे जाके ना एक स्मॉल एन भी आना है। कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा इनका टोटल क्या आया, ध्यान दो जरा, जो थर्मल मोशंस थी उन सभी का वेक्टर सम था 0। मान लो ये 20 था, वेलोसिटी इधर को 20 मीटर पर सेकंड, किसी और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड इधर को होगी, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये सारे कैंसिल कैंसिल कैंसिल, इनका टोटल आएगा 0। इसमें बताओ कुछ कॉमन ले सकते हैं? यस, वेरी नाइस, बहुत सारे बच्चों ने ठीक बोल दिया है, ये वाला पार्ट कॉमन आ जाएगा। तो फिर अंदर सम किनका बचेगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn, यानी सिग्मा Ti लिख लेते हैं इसको, जैसे यहां पे Vi लिखा था, लेकिन यहां नोटिस किया मैंने n से डिवाइड कर दिया। तो अगर इधर आप n से डिवाइड कर रहे हो टोटल करके डिवाइड बाय n, तो उधर भी टोटल करके डिवाइड बाय n। अब जरा ध्यान से देखने वाली बात यह है कि इस एक्सप्रेशन में, फाइनल एक्सप्रेशन में, जो थर्मल मोशन थी उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो जो कंट्रीब्यूशन बचा अब यहां पे, वो वेलोसिटी है, वो मोशन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर एक्वायर की, और उसी मोशन को जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर इलेक्ट्रॉन ने एक्वायर किया हमने नाम दिया ड्रिफ्ट। तो ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है वेलोसिटीज का एवरेज, नो डाउट ये एवरेज वेलोसिटी है, लेकिन इस एवरेज वेलोसिटी में थर्मल मोशन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये प्योर वही वेलोसिटी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर हमने इलेक्ट्रॉन्स को दे दी है। इसको एक नया बेटा सिंबल दे देंगे, टाओ, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, या सिंपल रिलैक्सेशन टाइम भी बोल देंगे, वो भी चलेगा। वेक्टर डालना भूल गए, चलो खैर। अब क्वेश्चन ये रहा बेटा कि, सॉरी यहां तक जाना चाहिए था। अब क्वेश्चन ये कि ये वेलोसिटी फिर है कौन सी, थर्मल मोशन सारी बेटा, उसका एवरेज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, 0। तो ये जो वेलोसिटी है ये वही वेलोसिटी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर हमने एक्वायर की, और इस वेलोसिटी को बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन निकल आया, यही डेरिवेशन थी अपनी, डेराइव रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। फटाफट से रिपीट कर दे तो सारा कुछ। इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे थे अंडर थर्मल एनर्जी, थर्मल वेलोसिटीज के अंडर चल रहे थे, वो वेलोसिटीज थी U1 U2 U3 UN, लेकिन वो ऐसे थी, कुछ इधर को जा रहे हैं, कुछ इधर को जा रहे हैं, कुछ इधर को जा रहे हैं, नेट फ्लो ऑफ चार्ज वाज 0, तो सभी का सम, वेक्टर सम 0, सिग्मा U इक्वल टू 0। फिर हमने इसको अप्लाई किया एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक वोल्टेज के सोर्स से, पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स से, EMF के सोर्स से कनेक्ट कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया अंदर। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्जेस से फोर्स लगती है Q इंटू E, बट चार्जेस जो मूव करने हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन पे फोर्स लगेगा -E इंटू कैपिटल E। फोर्स होता था +1 में लॉज ऑफ मोशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को यही छोड़ दो, मास को नीचे ले आओ बेटा, सभी इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेलरेशन आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे में यूनिफॉर्म, चार्ज इलेक्ट्रॉन का फिक्स्ड, मास इलेक्ट्रॉन का फिक्स्ड, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स को एक ही एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होना है। तो अगर दो कोलिजन्स के बीच में पहले इलेक्ट्रॉन को मिला टाइम T1 स्पीड अप होने के लिए, तो उसकी जो वेलोसिटी बन जाएगी वो होगी
इनिशियल वेलोसिटी u1 प्लस at एक्सेलरेशन उठाओ इनटू टाइम कर दो, तो v2 v3 vn सारे निकालो, हमें निकालना है लेकिन एवरेज नंबर इज वेरी ह्यूज, 10 पावर 23 के ऑर्डर का है। तो हमें डिस्कस करना है कि एवरेज इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से चलते हैं। सभी को सम अप किया, डिवाइड बाय n कर दिया, सभी को सम अप किया, डिवाइड बाय n यहां भी किया था लेकिन 0 आ जाएगा, और सभी को ऐड किया, डिवाइड बाय n किया। ये फर्स्ट पार्ट जो है कॉमन निकाल दिया, टाइम्स का टोटल डिवाइड बाय n उसको बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, टाउ से डिनोट करना है। और इधर कंट्रीब्यूशन ऑफ थर्मल मोशन खत्म, दैट मीन्स अब जो भी एवरेज आ रहा है वो एवरेज है वेलोसिटी एक्वायर्ड अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इस एवरेज को फिर सीधा हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखेंगे, थर्मल मोशन इसमें एब्सेंट है। तो एक बार पॉज करके नोट डाउन, फिर अगली डेरिवेशन पे आते हैं। चलिए बिफोर वी बिगिन नेक्स्ट पार्ट, एक ही लाइन नोट कर लेना बेटा, ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही कम होता है। जो थर्मल मोशन थी उसमें मैंने 10 पावर 5 लिखा बेटा, लेकिन जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो 10 पावर -4 मतलब 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन जो है, इनको इलेक्ट्रॉन मान लो अभी आप, 1 सेकंड में बेटा इतना आगे बढ़ते हैं, 1 मिलीमीटर से भी कम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ही कम है। एक क्वेश्चन आता है कंसेप्चुअल्स में कि जो इंस्टेंटेनियस करंट है उसका कॉज क्या है, यानी अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जब मैंने स्विच को प्रेस किया, बल्ब यहां पे लगा हुआ है, तो स्विच प्रेस करने पे इलेक्ट्रॉन को बल्ब तक चलते चलते बेटा वो तो एंड से भी स्लो चलते हैं, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लग जाएगा, तो बल्ब बड़ी देर में ऑन होना चाहिए। बट होता ही है जैसे आप स्विच ऑन करते हो बल्ब इमीडिएटली ऑन हो जाता है। तो जो मैं आपको अभी आज सेंड कर दूंगा गूगल क्लासरूम में करंट इलेक्ट्रिसिटी का असाइनमेंट, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे क्वेश्चन है एक कि इफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज दैट स्मॉल देन हाउ वुड यू जस्टिफाई इंस्टेंट लाइटिंग ऑफ अ बल्ब व्हेन स्विच इज स्विच्ड ऑन। एकदम से बल्ब कैसे ऑन हो जाता है, कोई खास बात नहीं है। मान लो अपने पास एक है टैप, टैप में हमने अटैच कर रखा है एक पाइप, ये टैप है सपोज, टैप के साथ आपने एक पाइप अटैच किया बेटा, ये पाइप आपने अपने लॉन में जाके छोड़ दिया, इसके अंदर पानी है पहले से ही। जैसे आप टैप को खोलते हो फिर ये थोड़ा कि ये पानी पहले वहां पहुंचेगा तो पानी निकलना शुरू होगा, ऐसा नहीं है। जैसे लाइन में, रेलवे लाइन में टिकट के लिए काउंटर में लाइन लगी हुई है, तो ये थोड़ा है कि ये बंदा जब चलेगा एक स्टेप आगे तो ही लाइन चलती है, ऐसा नहीं है। ये एक 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 स्टेप पूरी लाइन चल पड़ती है। एक बंदा आगे से खिड़की से बाहर निकला, ये पूरी की पूरी लाइन शिफ्ट हो जाती है। उसी तरह से बेटा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, पानी की तरह। तो जब हम खोलते हैं स्विच को, स्विच ऑन करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन चला 1 मिलीमीटर पर सेकंड से, ये भी चल पड़ा, ये भी चल पड़ा, ये भी चल पड़ा। और जो अपने बल्ब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे फिलामेंट में, वो भी चल पड़े बेटा। तो ये सारे इकट्ठे शुरू हो जाते हैं एक ही टाइम पे। तो ये इसका रीजन है कि करंट एकदम से कैसे स्टेब्लिश हो जाता है पूरी वायर में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हर जगह भरे पड़े हैं। तो आपने इसको आंसर देना है, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन द सर्किट, so as soon as you switch on the supply all those electrons start moving। तो ये नहीं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचेगा तो लाइट ऑन होगी। तो लाइट जो है, जो यहां पे इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट थे उनके कारण ऑन होती है। सो दैट इज कॉज ऑफ इंस्टेंट करंट व्हेन वी स्विच ऑन अ सप्लाई। ओके, अब आते हैं अगली डेरिवेशन। इंपॉर्टेंट बेटा, ये पिछली भी 2 मार्क्स की डेरिवेशन आती है, उसमें भी 2 मार्क्स लिख देना। ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है। टोटल चैप्टर है ही 7 मार्क्स का बेटा। चलिए, लेकिन इजी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से छोटा है, छोटा मीन्स आधा ही है उससे, और मार्क्स 7 है तब भी। तो इसमें कम मेहनत करके आपको ज्यादा स्कोर मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग भी है, इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक भी था, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो लंबा चला गया, पूरा 1 महीने में खत्म हुआ। ये जल्दी खत्म हो जाएगा।
टॉपिक्स कम है लेकिन मार्क्स तब भी वेटेज अच्छी है, 7 मार्क्स है। ओके, अब हमें बात करनी है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। अब हम थर्मल मोशन का बात बिल्कुल नहीं करेंगे। इधर हमने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दे दिया, इधर नेगेटिव टर्मिनल दे दिया। सो हम जानते हैं अब थर्मल मोशन की बात नहीं करेंगे, सिर्फ ड्रिफ्ट। इलेक्ट्रॉन ने नेगेटिव को छोड़ना है, पॉजिटिव की तरफ आना है। थर्मल मोशन नहीं दिखा रहा हूं मैं, सभी इलेक्ट्रॉन्स ये मान रहे हैं कि ड्रिफ्ट के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करेंगे। और करंट होता है कि कितना चार्ज फ्लो हुआ 1 सेकंड में किसी क्रॉस सेक्शन के थ्रू। क्रॉस सेक्शन समझते सारे बच्चे? अगर हम इसको यहां से कट कर दें तो ये जो एरिया है, यहां से 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ उसको बोलना है हमने करंट। अब कुछ ऐसा सोचिए कि जैसे आप सुबह सुबह, अब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तो मेरे पास सुबह ही हुई है क्योंकि मुझे बाहर के साउंड जो है, बाद में सब्जी वाला भी आता है, तो बीच में आलू बिक रहे हो तो मज़ा नहीं आएगा आपको। अभी भी एक आवाज़ आ रही है, एक आवाज़ आ रही है। योगा क्लास चल रही है बाहर। योगा क्लास मतलब जैसे आपकी लाइव क्लास चलती है ऐसे योगा क्लास चल रही है बाहर। मैं भी करता हूँ पर आज लेक्चर रिकॉर्ड करना था इसलिए जल्दी उठ गया। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर को अप्लाई किया हमने तो इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, राइट। तो जिस तरह से आप मॉर्निंग की बात इसलिए कर रहा था, टूथपेस्ट आप ब्रश पे पेस्ट लगाते हो तो पेस्ट ऐसे निकलता है बेटा, एग्रीड है ना। तो अगर पेस्ट की वेलोसिटी है, यानी पेस्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अगर वेलोसिटी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना लेंथ पेस्ट का बाहर आएगा सोचो। दोबारा फिर, पेस्ट की जो सिलेंड्रिकल पोर्शन बाहर आता है उसकी वेलोसिटी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और आपने पेस्ट को पीछे से 1 सेकेंड के लिए प्रेस किया तो कितना लेंथ पेस्ट का बाहर आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। बहुत अच्छे। उसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है vd, if drift velocity of electrons is vd, then length of electrons इलेक्ट्रॉन वॉल्यूम लिख देते ज्यादा अच्छा रहेगा। लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वॉल्यूम, क्रॉसिंग पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन्स का लेंथ बाहर आ जाएगा वो वीडी होगा बेटा, ठीक है। 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब 2 सेंटीमीटर इलेक्ट्रॉन्स का लेंथ, यहां तक कह लीजिए, वो 1 सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके बाहर आ जाएगा। तो इस लेंथ को बेटा हम वीडी लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन क्रॉसिंग पर सेकेंड इज इक्वल टू वीडी। अगर ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, तो फिर वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आना चाहिए था, ठीक है, सही लिखा है बेटा। तो वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग पर सेकेंड, बेटा उसको क्या लिखा जाए? अगर इसका एरिया है ए और लेंथ 2 सेंटीमीटर बाहर आ गई, बेटा कितना वॉल्यूम बाहर आ गया? सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे लिखते हो? एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो एरिया को हमने पहले से ही ए लिख रखा है, ठीक है, काफी बच्चों सही बोल दिया, ए इंटू वी डी। वेरी नाइस। अब एक और टर्म आने जा रही है इसलिए मैंने पीछे स्मॉल एन नहीं यूज किया। स्मॉल एन है, ध्यान रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
पर यूनिट वॉल्यूम। इस कंडक्टर के 1 मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन्स है। बेटा ध्यान रखना, टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीटर क्यूब। यहां पे अगर मैं छोटा सा वॉल्यूम लूं 1 मीटर क्यूब, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो है n। तो n इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, तो फिर जो हमारा ये वॉल्यूम बाहर आया उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। Therefore, number of electrons crossing per second, बेटा A इंटू वी डी हमारा वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स हैं, इंटू क्या कर देंगे n। तो इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में बेटा इस ये जो हमने शेडेड एरिया किया है इसको क्रॉस करके इधर निकल आता है। दैट मीन्स चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, वो क्या होगा, चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड क्या होगा, एक सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए। एक स्कूल से छुट्टी हुई तो 100 स्टूडेंट बाहर आ गया। हर स्टूडेंट को कोरोना का टाइम चल रहा है, कुछ खाने के लिए देना था, वो खाने वाला सामान प्रिपेयर नहीं हो पाया, तो हमने बोला कि चलो ऐसा करो बेटा, आपको 10-10 रुपए दे देते हैं सभी को, और बाद में जाकर खरीद लेना जब भी आपको कंफर्टेबल होगा। चॉकलेट देने हैं मान लो बच्चों को, चॉकलेट नहीं दे पाए, हमने हर बच्चे को 10 रुपीज दे दिए। अब 100 बच्चा एक सेकंड में बाहर आया स्कूल से और हर बच्चे के पास 10 रुपए हैं, तो कितना रुपीज, कितनी करेंसी बाहर आ गई, कितना अमाउंट बाहर आ गया, तो 10 इंटू 100 करोगे। हमारे पास एक सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन क्रॉस हुए वो है NaVd, इतने इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। हर इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज, ठीक है 1.6 इंटू 10⁻19, उसको हम सिंबॉलिकली क्या लिखते हैं, E। वेरी नाइस। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हर एक के पास चार्ज E, तो बेटा आप ऐसे लिखेंगे। और चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड को ही तो करंट बोलते हैं। तो करंट का बेटा जो रिलेशन है वो बन गया NeAVd। 2 फॉर्मूले कर चुके हैं हम। इसके पिछले डेरिवेशन में आया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू -E इलेक्ट्रिक फील्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे लिखा था हमने रिलैक्सेशन टाइम। ये पिछला डेरिवेशन था। आज अगला पार्ट जो है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन निकल आया। इसमें वेक्टर साइन नहीं यूज करना, बस ये ध्यान रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर को आ रहे हैं तो ये करंट उसके अगेंस्ट जाएगा, बस इतना फर्क है, इतना याद रखना। तो करंट इज गिवन बाय NeAVd। n इसमें है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, Vd है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और A है कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको हम A लिख देते हैं। तो दोबारा फिर समझा देता हूं, अगर इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है Vd मीटर पर सेकेंड, टूथपेस्ट की वेलोसिटी है अगर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर पेस्ट बाहर आएगा। यहां पे 1 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर की जगह Vd लिख दो बस। Vd लेंथ इलेक्ट्रॉन्स की इधर क्रॉस कर जाएगी इस क्रॉस सेक्शन में से 1 सेकेंड में। कितना वॉल्यूम क्रॉस कर गया, उसके लिए एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर। इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यूनिट वॉल्यूम में n है तो इतने वॉल्यूम में होंगे इंटू n कर दिया। इसके बाद कितना चार्ज क्रॉस हुआ, क्योंकि हमें तो निकालना है करंट, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। 1 सेकेंड में कितना चार्ज क्रॉस हुआ, उसके लिए बेटा इंटू E और कर देना है, एक इलेक्ट्रॉन पे E चार्ज होता है। बस मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। डेरिवेशन सिंपल, कोई इंटीग्रेशन नहीं, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं, कोई वेक्टर नहीं यूज किया, कुछ भी नहीं यूज किया बेटा, सो सिंपल। तो ये भी 2 मार्क्स का आता है क्वेश्चन, और जो पीछे किया हमने वो भी 2 मार्क्स का आएगा। इसको भी एक बार नोट डाउन। एक छोटा सा टर्म यहां पे और ऐड करना है आपको, कॉल्ड करंट डेंसिटी। कभी कोई जरूरत पड़ेगी इसकी, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी होती है, J से करेंगे डिनोट बेटा इसको,
स्मॉल जे से। ये होता है करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी जितना करंट यहां से क्रॉस कर रहा है उस करंट को इस एरिया से डिवाइड कर दो, यानी कि यूनिट एरिया में से कितना करंट बाहर आएगा, उसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। तो बहुत सिंपल है, यहीं से निकल आएगा। वैसे तो देखो करंट को एरिया से डिवाइड करना है बेटा, समझ गए होंगे क्या आना है, तो आएगा सिर्फ NEVD, बस इतना ही आना है। तो इसको बोलेंगे बेटा करंट डेंसिटी, एरो नहीं डालना ऊपर। चलिए ये भी क्लियर हो गया। एक छोटा सा टर्म और बता देता हूं, बाद में यूजफुल रहेगा, मोबिलिटी ऑफ करंट कैरियर। मोबिलिटी को नोट करेंगे म्यू से। ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने निकाल ली बेटा, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर डिवाइड करेंगे, वेक्टर नहीं यूज करने, ओनली मैग्नीट्यूड, VD अपॉन E क्या आएगा बेटा, E इंटू टाउ डिवाइड बाय M, इलेक्ट्रिक फील्ड हट जाएगा बस। ये दो टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, बाद में यूजफुल रहेंगी। J इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, और मोबिलिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ चार्ज, मूविंग चार्ज, अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 1 वोल्ट पर मीटर का होता तो ये इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से चलते, उसको बोलना है हमने मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो ये दोनों टर्म्स आगे फ्यूचर में यूज होनी है, इसलिए अभी मैंने बता दिया साथ साथ में। यूनिट आप खुद सोच सकते हैं, करंट का यूनिट एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और मोबिलिटी का यूनिट क्या लिखेंगे, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, बहुत अच्छे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या लिखोगे, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड मीटर पर सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वोल्ट पर मीटर। बेटा मीटर से पर मीटर, सॉरी डिवाइड करना था, सो सॉरी बेटा, ये वाला मीटर ऊपर आएगा तो बनेगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट। थोड़ा ध्यान रखना, कैंसिल मत कर देना। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर, ये पर मीटर ऊपर आके इनटू मीटर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर वोल्ट। चलिए अब ये लेक्चर जो है क्लोज करने वाले हैं हम। थोड़ा सा एक टॉपिक और छोटा सा डिस्कस करना है, उसके बाद कभी कभी हमें पूछते हैं रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी निकालते हैं, बहुत सिंपल सा है। चलिए आप ये पहले चीजें ऐड कर दीजिए, फिर मैं बोर्ड रब करता हूं। नेक्स्ट छोटी सी डेरिवेशन है, उस पर चलते हैं। चलिए दो रिलेशन हम निकाल चुके हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का। मैंने भी वेक्टर नहीं यूज किए, वैसे यहाँ पे एक माइनस था जब वेक्टर फॉर्म में लिखना है। अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो साइन की जरूरत नहीं है। दूसरा हम लिख चुके हैं करंट का फॉर्मूला, सेकंड डेरिवेशन। इनको कंबाइन करके हम बना सकेंगे ओम्स लॉ, वेरी सिंपल। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू इधर पुट करो, आपके पास आएगा करंट इक्वल टू NEA इनटू E टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलैक्सेशन टाइम EE दो बार आया तो क्या कर देंगे, स्क्वायर, E को बाहर लिख दीजिए, टाउ आ जाएगा, एक मास आ गया इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर, यूनिट था ना इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा, वोल्ट पर मीटर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने कंडक्टर के अक्रॉस लगाया V डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर कर देंगे, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है।
तो अब हम लिख सकते हैं इसको एज v इक्वल टू, v को यहीं छोड़ो, इधर आपको करंट इनटू समथिंग लिखना है। वो समथिंग क्या आएगा देखो, v को यहीं छोड़ना है, करंट को यहां लिखना है, m आएगा ऊपर, l भी आएगा ऊपर, ये सब आएगा नीचे डिनोमिनेटर में, n ई स्क्वायर टाउ, इधर आपको लिखना है a। और आप जानते हैं कि ओम्स लॉ में होता था v इक्वल टू आई इंटू आर। तो ये सारा का सारा पार्ट जो है वो रेजिस्टेंस का रोल प्ले करता है। 10th क्लास में आपने रेजिस्टेंस लिखा था रो इक्वल टू, रेजिस्टेंस वाज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, 10th में किया आपने। और एक आपने और टर्म लिखी थी वहां पे रेजिस्टिविटी, बेटा याद आ गया होगा, रेजिस्टिविटी, जो कि मटेरियल के लेंथ पे, मटेरियल के एरिया पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है कि मटेरियल क्या है, यानी मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट, नंबर डेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो हर मटेरियल के अलग होते हैं। तो मटेरियल चेंज हो जाएगा, रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, और एक आएगा यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम टाउ। तो ये चार चीजें मिलके बनाती हैं रेजिस्टिविटी। तो रो जो है उसको आप लिख पाएंगे इक्वल टू m अपॉन n ई स्क्वायर टाउ। ये सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक। ये नहीं डिपेंड करता कि लेंथ कितना कंडक्टर का, अगर आपके पास 4 वायर्स हैं, मोटी, पतली, लंबी, छोटी, लेकिन सारी कॉपर की हैं, अगर सारी कॉपर की हैं उनके रेजिस्टेंस अलग अलग होंगे, लेकिन उनकी रेजिस्टिविटी, रो इज रेजिस्टिविटी, ये सब की सेम होगी बेटा, एज लॉन्ग एज ऑल द वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर। आर को बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट होना चाहिए वोल्ट पर एम्पियर, आपने अलग से लिख देना बाद में इसको, वोल्ट पर एम्पियर को यूज करेंगे एज यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, लेकिन इसी को बोलते हैं ओम, ओम्स लॉ। बेटा ये वाला ओम नहीं लिख देना कहीं एग्जाम में, ओम का सिंबल ऐसे है, यूज किया हुआ सभी बच्चों ने, समझ आ गया। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू अ मटेरियल पैरामीटर रेजिस्टिविटी इनटू कंडक्टर का लेंथ डिवाइड बाय एरिया। एरिया जितना बड़ा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, इसलिए आप एसी के तार आपने देखे होंगे, मोटे मोटे तार होते हैं, मोटा तार इसलिए बेटा एरिया बढ़ेगा तभी तो रेजिस्टेंस कम होगा उसका, तभी तो वो ज्यादा करंट को अलाउ करेगा। रेजिस्टेंस मतलब रोकना, हमने करंट जाने देना है तो रेजिस्टेंस को कम करेंगे, रेजिस्टेंस कम करना मतलब एरिया मोटा रखना है। लेकिन मोबाइल का जो सप्लाई है उसको बेचारे को थोड़ा सा करंट चाहिए होता है, तो उसकी तो पतली सी तार लगेगी, तो वो पतली सी तार सोचो कि एसी चला दोगे आप, वो पॉसिबल नहीं है। तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, मटेरियल डिपेंडेंट, also proportional to length of the conductor and inversely proportional to area of conductor। अब मैं लास्ट वाला पार्ट जो रहता था अब वो है कि हमें करंट डेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेशन निकालना है। तो इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं आप। करंट डेंसिटी जो थी दैट वाज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया, तो इसी रिलेशन को मैं दोबारा से रीराइट कर रहा हूं, relation between current density and electric field। करंट को एरिया से डिवाइड किया बेटा, क्या आ गया, करंट डेंसिटी आ गई, बहुत अच्छे, ये आदत पड़ी हुई है मुझे। करंट डेंसिटी ओनली जे लिखना बेटा, सो सॉरी, इक्वल टू क्या लिखोगे, एन ई स्क्वायर ए तो चला गया नीचे, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप लिख सकते हो E इक्वल टू m ऊपर, ये सब नीचे आ जाएगा, एन ई स्क्वायर टाउ इनटू जे, नहीं हैबिट नहीं जा रही, क्या करें,
इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन n e स्क्वायर टाउ इंटू जे। चेक करिए जरा यहां पे क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल सही। तो ये रेजिस्टिविटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी का एक तो ये रिलेशन है। कभी कभी हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, J इक्वल टू ई बाय रो। अब कुछ बच्चों को पता होगा कि 1 बाय रेजिस्टिविटी को कुछ बोलते थे 10th क्लास में। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल इज कंडक्टिविटी। बेटा याद रखना, साइड में नोट कर लो, कंडक्टिविटी का सिंबल सिग्मा। तो 1 बाय रो को कंडक्टिविटी लिखेंगे यानी E इंटू सिग्मा। तो कई बार टीचर 2 मार्क्स क्वेश्चन दे देते हैं कि J इक्वल टू E इंटू सिग्मा डराइव करके दिखाइए। तो बात कुछ भी नहीं है, वही दो पुराने रिलेशन पकड़ो, इधर नहीं जाना आपने। फिर यहीं से आपने उस स्टेप पे चले जाना है। करंट को एरिया से डिवाइड किया, J निकल आया और आगे कंटिन्यू कर दीजिए। पकड़ने यही दो इक्वेशन है पुराने वाले, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आज जो हमने डराइव किए। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन अगले लेक्चर तक ये सारा पढ़ के रखना अच्छी तरह से। रिटन वर्क सभी बच्चों ने नोट डाउन जरूर करना है। लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि नोट डाउन नहीं करना। टीचर आपके सामने नहीं है, बट बी ऑनेस्ट टूवर्ड्स योरसेल्फ। आपके अपने लिए सारा कुछ, पेरेंट्स हमेशा साथ में नहीं रहेंगे। आपको अल्टीमेटली लाइफ अपने बलबूते पे जीनी है। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं है अभी, लेकिन मैं अपनी जो है रोजी रोटी कमा रहा हूँ। उसी तरह से बेटा आपको भी करना है, जो भी प्रोफेशन चूज करेंगे बाद में वो अलग इशू है, लेकिन बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। आज जो आप मेहनत कर रहे हैं बेटा, उसका फल आपको बाद में मिलना ही मिलना पक्का है। वो फल जो है छोटा होगा बड़ा होगा, वो आज आप अपने साथ अपने लिए कितने ऑनेस्ट हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो नोट डाउन अच्छी तरह से करना है, और बेटर तरीका है नोट डाउन करने का। सारा कुछ लर्न कर लिया, एक बार देख लिया बोर्ड से या मोबाइल से, इसके बाद आप इसको अपने आप लिखना शुरू करो और चेक करो कि मुझे कौन सा स्टेप नहीं याद हुआ। वो बेस्ट तरीका है नोट डाउन करने का। तो होप सारे बच्चे इसको फॉलो करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेक्चर पसंद आया हो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।